यार आज तो बहुत ही थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। काश आज खाने को कुछ बढ़िया मिल जाए तो मजा आ जाए। लगन का सीजन है और कितने दिनों से किसी की शादी में खाना नहीं खाया। आज किसी की शादी हो और उसमें खाने को मिल जाए तो अपनी तो दावत हो जाएगी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब किसी की भी शादी हो, आज का खाना तो यहीं खाऊंगा। एक्सक्यूज मी, आप किसकी तरफ से हो? जी मैं तो साइंस की तरफ से हूँ। अच्छा जी, आप 2 मिनट रुकिए, अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाए इस आदमी को और जेल भेज देना। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ खाना खाने आया था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान बस अपनी मजबूरी के लिए कोई छोटा सा कदम उठाता है, लेकिन आगे चलकर वही कदम उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। आज की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनाया और आपका नाम क्या है? अपना नाम और पता कमेंट में जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल स्माइल टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी सड़क के किनारे चलते हुए देखा होगा कि शादी ब्याह के लगन में कैसे शानदार मैरिज हॉल सजते हैं। बाहर पार्किंग में लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और अंदर धूमधाम से शादी पार्टियां चल रही होती हैं, और कई बार मन करता है कि यार गाड़ी रोककर वहां पर जमकर खाया जाए। और ये बात भी सच है कि बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। किसी बड़े शहर के किसी हाईफाई मैरिज हॉल में अगर 1000 लोगों का एस्टीमेट लगाया जाए तो कम से कम 50 लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के होते हैं और बस मजे लेने अंदर घुसकर खाना खा लेते हैं और फिर चुपचाप निकल जाते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे लड़के की जो पढ़ाई भी कर रहा था और साथ ही कुरियर का पार्ट टाइम काम भी करता था। एक दिन वह सड़क के किनारे से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक हाईफाई मैरिज हॉल पर पड़ती है। उसे पता था कि यहाँ हमेशा विप शादियां होती है, महंगा मैरिज हॉल है, बड़े बड़े लोग आते हैं। उसी दिन वहां शादी का बड़ा प्रोग्राम था, तो वह सोचता है चलो आज यहीं खाना खा लेते हैं, बहुत दिनों बाद अच्छा खाना मिलेगा। वो अपनी बाइक रोकता है, बोतल से पानी लेकर मुंह धोता है, बाल सेट करता है, कपड़े ठीक करता है और बड़े स्टाइल से मैरिज हॉल के अंदर खाने के लिए चला जाता है। अंदर जाते ही खाने पर टूट पड़ता है। मिठाइयाँ, स्नैक्स, मेन कोर्स सब भर पेट खाता है और जब पेट पूरा भर जाता है तो डकार मारकर सोचता है यार ये हाई फाई शादी है तो यहाँ हाई फाई लड़कियां भी होंगी, चलो जरा घूम कर देखते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यही गलती उसकी जिंदगी की सबसे भारी गलती बन जाती है। खाना खाने के बाद जैसे ही वह इधर उधर घूमने लगता है, उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। 5 लोग, जिनमें एक महिला और बाकी 4 पुरुष थे। वह उन्हें देखते ही चौंक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले वह इन लोगों को एक पार्क में देख चुका था, जहां वो लोग बेहद खतरनाक बातें कर रहे थे, किसी प्लान के बारे में, किसी साजिश के बारे में। एंड उस दिन उसे लगा था कि यह लोग किसी खतरनाक गैंग का हिस्सा है। आज वही लोग इस शादी में देखकर वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुद को समझाता है शायद यह भी बाराती होंगे, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो खुद को आराम देता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो भोजन पूरा करता है और सोचता है कि हाईफाई शादी है तो हाईफाई लोग भी होंगे, और उसी भीड़ में उसकी नजर दुल्हन की बहन अनन्या पर पड़ती है। करीब 22-23 साल की, बहुत खूबसूरत, इतनी कि वह उसे देखते ही रह जाता है और फिर क्या वह उसके आगे पीछे घूमने लगता है, उसे निहारने लगता है। लेकिन अनन्या परेशान थी क्योंकि इतनी भीड़ में उसे खाने तक का समय नहीं मिल रहा था। इतने आइटम मौजूद थे लेकिन लेडी सेक्शन इतना भीड़ भाड़ वाला था कि वहां पहुंचना मुश्किल था। वो अपनी सहेलियों से कहती है इतने सारे आइटम है पर काम का कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचा ही नहीं जा पा रहा। यह सुनकर कबीर के अंदर हीरो वाली भावना जाग जाती है। वो एक वेटर को पकड़कर झिड़कता है, क्यों बे, तेरे सारे रिश्तेदार वहां आए हुए हैं क्या? जिधर लेडीज बैठी हैं उधर क्यों नहीं जाता? वेटर कहता है साहब मैं तो हर जगह जा रहा हूं,
लेकिन इतने लोग हैं कि रास्ते में ही 10 कदम जाने से पहले पूरी प्लेट खाली हो जाती है। आप अगर साथ चलें तो मैं वहां सर्व कर दूं, वरना लेडी सेक्शन में लोग मुझे रोक लेते हैं। कबीर को मौका मिल जाता है। वह कहता है, ठीक है चलो। वेटर पूरी ट्रे में चाट लगवाता है और कबीर उसके साथ अनन्या के पास पहुंचता है, जहां अनन्या और उसकी सारी सहेलियां बैठी थी। जब वह वहां पहुंचता है तो सबसे पहले यह जताने की कोशिश करता है कि हाँ, वही इन लड़कियों को पकड़ कर लाया है और एक दो बार उसकी और अनन्या की नजर भी मिल चुकी थी। वह वेटर को डपटते हुए कहता है कि यह लोग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, कब से बैठे हैं, इन्हें नाश्ता पानी तक नहीं मिला, तुम लोग उधर जाने किसे खिला रहे हो। वेटर डरकर कहता है, साहब आप साथ रहेंगे तो सब खिला देंगे। उधर अनन्या नाश्ता आता देख खुश हो जाती है, उसकी सहेलियां भी खिल उठती हैं, हंसी मजाक चलने लगता है और अनन्या मुस्कुरा कर कहती है, चलो कोई तो है यहाँ हमारा ख्याल रखने वाला। खाने पीने के बीच कबीर पूछता है, और क्या खाओगी? तो अनन्या जवाब देती है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने कुछ खाया ही नहीं, जो है मंगा दीजिए। फिर कबीर वेटर को अपने साथ ले जाकर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाट, पकोड़े, जो कुछ भी था सब मंगवाकर उन्हें भरपेट खिलाता है। कुछ और लड़कियां भी जुड़ जाती हैं, सब खूब खाते हैं, हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है। तभी अनन्या उससे पूछती है, आपने कुछ खाया कि नहीं? तो कबीर मुस्कुराकर कहता है, आप खा लेंगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा। लड़कियां हंसकर उसे अपने बीच बैठा लेती हैं और उसे भी खिलाती हैं। फिर अनन्या पूछती है, आप दीदी के क्या लगते हो? वह पूछता है, कौन सी दीदी? तो वह हंसकर कहती है, अरे दुल्हन, आप लड़के वालों से हो ना? कबीर तुरंत कहता है, हाँ, मैं तो दुल्हन का देवर लगूंगा। और फिर मजाक मस्ती का सिलसिला बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद लड़कियां कहती है, तो कबीर हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, अभी डांस करोगी तो सब पच जाएगा। और जब वह पूछती है कि आप भी डांस करते हैं, तो वह बड़े आत्मविश्वास से कहता है, हाँ, बिना डांस किए तो मेरा मन ही नहीं मानता। वह यह तक भूल जाता है कि वह यहां अनजान है, ना घर आती है ना बाराती, और अगर कोई पूछ ले कि वह कौन है तो क्या जवाब देगा। 2-4 लड़कियां उससे हंसते बोलते रहती हैं और वह खुद को किसी फिल्म का हीरो समझने लगता है। उधर दूल्हा दुल्हन जयमाल के लिए बढ़ते हैं। कार्यक्रम शुरू होता है और कबीर डांस फ्लोर पर चला जाता है। इधर बाराती बनकर आए 5 लोगों का गिरोह, 4 पुरुष और एक महिला, अपनी निगाहें दुल्हन के भाई पर टिकाए हुए था, जिसके हाथ में एक बैग था जिसमें करीब 3 लाख नकद, कम से कम 1 लाख के जेवर, 4-5 महंगी घड़ियां, यानी कुल लगभग 25 लाख की संपत्ति थी। और दुल्हन का भाई उसे सीने से चिपकाए सतर्कता से घूम रहा था, जबकि गिरोह के लोग उसके आगे पीछे मौके की तलाश में मंडरा रहे थे। इसी दौरान कबीर डांस करने लगता है और उसका डांस इतना अच्छा होता है कि वह अनन्या को बुला लेता है। अनन्या खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि वह भी प्रशिक्षित डांसर थी और पढ़ाई से एडवोकेट भी थी। वह आकर उसे ज्वाइन कर लेती है और दोनों मिलकर शानदार डांस करते हैं। दोनों इतनी खूबसूरती से नाचते हैं कि कोई यह पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं करता कि वह कौन है। घराती उसे बाराती समझते, बाराती उसे भराती, और वह मजे में नाचता रहता है। उधर गिरोह का एक आदमी दुल्हन के भाई के पास जाकर कहता है, भाई साहब, बहन की शादी है, लेकिन आप खुश नहीं लग रहे। तो वह कहता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं, मैं बहुत खुश हूं। वे कहते हैं, तो फिर डांस कीजिए ना, लेकिन वह मना कर देता है, क्योंकि उसके हाथ में बैग था और वह सोचता है कि शायद परिवार के लोग होंगे। तभी गिरोह की महिला, जो बेहद आकर्षक थी और सभी की निगाहें उसकी ओर खींची रहती थी, आगे आकर शरारत से कहती है, दुल्हन से ज्यादा तो दुल्हन का भाई शर्मा रहा है, चलो आज आपको नचा कर ही छोड़ेंगे। वह अब कैसे मना करता। जब वे लोग जबरदस्ती उसे खींचने लगते हैं, तभी उसके पिता वहीं खड़े दिखते हैं और वह बैग उन्हें थमा देता है। पिता बैग लेकर खड़े हो जाते हैं और ये गिरोह उसे नचाने के बहाने डांस फ्लोर की ओर ले जाता है, जहां वह भी उनके साथ डांस करने लगता है। अब दोस्तों, जो दुल्हन के पिता थे, बैग उसी के पास था और उसी बैग पर इन लोगों की नजर टिकी हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी बेहद कैजुअल अंदाज में उनके पास आता है और कहता है, सर, अगर आप 2 मिनट अपनी बेटी के लिए 2 ठुमके लगा देंगे तो पार्टी की रौनक ही बदल जाएगी। पिता संकोच में पड़ जाते हैं। वहीं उनके मन में भी था, ना डांस करना चाहते थे और ना बैग को छोड़ना चाहते थे। वे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नहीं, रहने दीजिए। तभी वह महिला आती है, मुस्कुराती है और कहती है, अरे सर, बस 1 मिनट, और उनका हाथ पकड़कर उन्हें हल्के से स्टेज की तरफ खींचने लगती है। पिता मजबूरन स्टेज की ओर बढ़ते हैं,
लेकिन जाते जाते बैग अनन्या को थमा देते हैं और कहते हैं, बेटा इसे संभाल कर रखना। अनन्या बैग लेकर साइड में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसमें क्या है। वह बैग संभालकर दूर खड़ी रहती है और इधर उधर नजर रखती है। कबीर भी उसे देख रहा था और वह भी कबीर को देखती रहती है। जैसे ही दुल्हन के पिता और उसका भाई स्टेज पर पहुंचते हैं, पूरे हॉल में उत्साह फैल जाता है। बाराती, घराती, बच्चे, बुजुर्ग सब स्टेज की तरफ खींचते चले आते हैं। पूरा मैरिज हॉल खचाखच भरा था और माहौल इतना हलचल भरा था कि इन लोगों के लिए यह सबसे अच्छा मौका था कि किसी तरह सभी को उलझा दें और बैग लेकर 921 हो जाएं। वह बैग पहले भाई से लेने की कोशिश करते हैं, नहीं मिला। पिता से लेने की कोशिश करते हैं, वह भी नहीं मिला। अब बैग अनन्या के हाथ में था और अब इनकी नजरें उसी पर टिक गई थी जब सब लोग डांस में पूरी तरह मग्न हो जाते हैं। पिता, भाई और बाकी सारे बाराती घराती, कैमरों का फोकस भी स्टेज पर था। ऐसे में यह लोग चुपके से अनन्या के पास पहुंच जाते हैं। महिला उसके पास आकर बोलती है, कुछ भी हो, आप जैसा डांस कोई नहीं कर पा रहा। आपके डांस का तो कोई जवाब ही नहीं है। अनन्या झेम कर पूछती है, सच में? वह महिला कहती है, हाँ बिल्कुल। अगर आप 5 मिनट और डांस कर देती तो वीडियो और भी शानदार बन जाता। अभी आपकी दीदी और जीजा को भी लेकर आएंगे। उन्हा दुल्हन की बारी है। अन्या उनकी बातों में आ जाती है, खुश हो जाती है और धीरे धीरे वह अपनी जिम्मेदारी भूलने लगती है। उसके हाथ में जो बैग था, उसमें क्या था, कौन सा बोझ था, सब उसकी नजर से ओझल होने लगता है। वह बैग संभालते हुए कहती है, लाइए आप डांस करिए, मैं अभी दूल्हा दुल्हन को लेकर आती हूं। इसी बहाने वह महिला मौका देखकर अनन्या के हाथ से बैग ले लेती है और सीधे उस गिरोह के मास्टरमाइंड तक पहुंचा देती है। किसी की नजर इस पर नहीं पड़ती कि आखिर यह 4-5 लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन उसी पल जब बैग उसके हाथ से जाता है और अनन्या चहकते हुए स्टेज पर जाकर कबीर का हाथ पकड़ती है और डांस करने लगती है। कबीर सब कुछ गौर से देख रहा था। उसे लग चुका था कि जिस बैग को पिता इतना संभाल कर रख रहे थे, उसमें जरूर कीमती सामान होगा। वह अनन्या से पूछता है, वो बैग क्या हुआ जो तुम्हारे हाथ में था? तब अनन्या के चेहरे पर जैसे होश लौट आता है। वह कहती है, बैग तो मैंने किसी को दे दिया। कबीर के चेहरे पर तनाव आ जाता है। वह चिल्लाता है, अरे यार, वो बैग तो गया। वह सब चोर थे। डीजे की तेज आवाज में किसी और को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन अन्या यह सुनकर जैसे पत्थर हो जाती है। कबीर स्टेज से छलांग लगाकर नीचे उतरता है और पूछता है, किसको दिया? अनन्या घबराकर कहती है, उस लेडी को। कबीर तुरंत गेट की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि वह महिला बाहर ही जाएगी। अनन्या भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। आगे कबीर, पीछे अनन्या, और उन्हें दौड़ते देख कई लोग भी पीछे आने लगते हैं। गेट के बाहर पहुंचकर कबीर देखता है कि एक आदमी उस बैग के साथ बाइक पर बैठा इंजन स्टार्ट कर चुका है। बस निकलने ही वाला था कि कबीर दौड़कर उछलता है और सीधे उस पर कूद जाता है। दोनों गिरते हैं और वहीं जमीन पर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। आदमी बैग लेकर भागना चाहता है। कबीर उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। तभी वह चाकू निकाल लेता है और कबीर पर वार कर देता है। 1-2 नहीं, कई बार कुछ लगते हैं, कुछ बच जाते हैं, खून बहने लगता है, लेकिन कबीर हार नहीं मानता। भीड़ जमा होने लगती है, लोग चिल्लाने लगते हैं और आखिरकार कबीर उस आदमी के हाथ से बैग छीन लेता है। अनन्या सबसे पास थी। वह चीखकर लोगों को बुलाती है। उसका दिल बैठ जाता है। बाकी लोगों को अभी भी ठीक से समझ नहीं आता कि आखिर चला क्या है। उसके पिता और भाई भी भीड़ में पहुंचते हैं। उस गिरोह के बाकी लोग गायब हो चुके थे। सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया, वही जिसे कबीर ने दबोचा था। पुलिस आती है और पूछताछ शुरू करती है। पुलिस कबीर से पूछती है, तुम कौन हो? कबीर दर्द से तड़पते हुए कहता है कि वह तो सिर्फ खाने आया था। वह एक स्टूडेंट है और जरूरत पड़ने पर कुरियर का काम करता है। वह सिर्फ पेट भरने के लिए यहां आया था। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। वे उसे भी संदिग्ध मानकर हिरासत में ले लेते हैं। अनन्या बार बार कहती है कि इन्होंने ही बैग बचाया, इन्होंने ही तो पकड़ा है। लेकिन पुलिस को शक होता है, कहीं यह पार्टनर तो नहीं थे, कहीं आपस में झगड़ा हो गया हो और यह खुद बैग लेकर भागने की कोशिश कर रहा हो। और इस शक के चलते हुए कबीर को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अंततः सारे संदिग्ध पकड़े जाते हैं और जो शादी थी उसकी रस्में पूरी होकर शादी हो जाती है। अगले दिन सुबह दुल्हन की विदाई होती है और फिर लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगते हैं। कबीर कौन था, वे बदमाश कौन थे, सब पीछे छूट जाता है। लेकिन अनन्या इसे अनजाने में छोड़ने वाली नहीं थी।
क्योंकि वह खुद एक एडवोकेट थी और अभी प्रैक्टिस कर रही थी। वह अपने सीनियर से मिलकर केस को उठाती है, हर पहलू पर बात करती है और कबीर की पैरवी करती है। वकील उससे बातचीत करके मामले की तह तक जाते हैं और आखिरकार पुलिस कबीर को क्लीन चिट दे देती है, खासकर जब उसके कुछ दोस्त जो उसके साथ पढ़ते थे और इंजीनियरिंग कर रहे थे आकर उसकी साफ सफाई करते हैं कि वह सीधा सादा लड़का है, हमेशा ठीक रहता है। बस उस रात खाना खा लिया और फिर अनन्या की आंखों में खो गया, और असल में वही रात जब वे एक दूसरे की तरफ खींच गए थी। मैरिज हॉल में ही उनका लगाव पैदा हो गया था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और बातें बढ़ी। लेकिन जब परिवार को यह बात पता चलती है तो अमीरी, गरीबी और सामाजिक परतें बीच में आ खड़ी होती हैं। वे इस रिश्ते को सहजता से स्वीकार नहीं करते, पर अनन्या जो खुद वकील है और रोजाना कई रिश्तों, केसों और जटिलताओं को देखती थी, जानती थी कि कबीर एक अच्छा और सपने देखने वाला लड़का है। दोनों की कास्ट अलग थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग थी, पर कबीर पढ़ाई में अच्छा छात्र रहा और उसने इंजीनियरिंग क्लियर की। आखिरकार 2025 में उसे एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है, 50-60 हजार महीना जैसी सैलरी के साथ, और धीरे धीरे अनन्या के परिवार वालों के दिलों में नरमी आ जाती है। वे इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और ठीक इसी महीने कुछ ही दिन पहले अनन्या और कबीर की धूमधाम से शादी हुई। उसी मैरिज हॉल में, वहीं डांस फ्लोर पर दोनों अब दूल्हा दुल्हन बनकर शानदार अंदाज में डांस कर रहे थे। एक दूसरे को पाकर बेइंतहा खुश थे, तो उन्हें दिल से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये कहानी खुद अनन्या और कबीर ने शेयर की थी। बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी बिना बुलाए किसी दावत में जाकर मुफ्त में खाकर मजा लिया है? नीचे कमेंट में अगर जरूर आपको कहानी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। नमस्कार।